वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट ट्रीटमेंट ऑफ abnormal losses. abnormal losses, आग लग गई, चोरी हो गई, एक्सीडेंट हो गया, ये सब होते हैं अब नॉर्मल लॉसेस. नॉर्मल लॉस क्या होते हैं सर? फिर नॉर्मल लॉस ड्यू टू द नेचर ऑफ द कमोडिटी. कि फॉर एग्जांपल आप केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन में कुछ केमिकल्स तो इवेपोरेट होंगे ही होंगे. जितना सामान निकला था क्या पूरा पहुंच सकता है? कोई चांस है? केमिकल्स नहीं, लिक्विड है, थोड़ा सा कंटेनर ठीक से बंद नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो इवेपोरेट होगा ही होगा. अगर ऑयल ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, पेट्रोलियम है, तो इवेपोरेशन होगी ही होगी. अंडों का बिजनेस है, तो ट्रांसपोर्ट करते वक्त कुछ तो टूटेंगे ही टूटेंगे. तो एक होता है नॉर्मल लॉस. नॉर्मल लॉस की इंश्योरेंस नहीं हो सकती. अब नॉर्मल लॉस की इंश्योरेंस हो सकती है. अब नॉर्मल लॉसेस क्या होते हैं? लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट और लॉस बाय एक्सीडेंट्स. कोई ऐसे लॉसेस जिसको आप इंश्योर करा सकते हो. तो इंश्योरेंस प्रीमियम ऑलरेडी कर चुके हैं. तो एक होती है जनरल इंश्योरेंस. तो जो जिस कमोडिटी की आपने इंश्योरेंस कराई थी, गाड़ी की, मशीन्स की, स्टॉक की, कुछ भी, वो डिस्ट्रॉय हो गया. अब इट डिपेंड्स, डिफरेंट डिफरेंट केसेस हैं, स्टेजेस होते हैं. अब नॉर्मल लॉस का मीनिंग क्लियर हो गया. लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस ड्यू टू लॉसेस व्हिच कुड हैव बीन प्रिवेंटेड. लॉसेस व्हिच कुड हैव बीन प्रिवेंटेड और जिनके आप इंश्योरेंस करा सकते हैं, वो सब होते हैं अब नॉर्मल लॉसेस. जब लॉस हुआ कि फॉर एग्जांपल आपके गुड्स डिस्ट्रॉय हुए, तो अभी हम जितनी भी बातें करेंगे किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे? आपका स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ है, आपकी चोरी हो गई या आग लग गई, कुछ भी हुआ, स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया. तो जो सामान हमने खरीदा था उसमें से कुछ डिस्ट्रॉय हो गया. तो जब हमने सामान खरीदा था तो कौन से अकाउंट में दिखाया होगा? परचेजेस अकाउंट में. जब हमने सामान खरीदा था तो उसको कौन से अकाउंट में दिखाया होगा? परचेजेस अकाउंट में. तो आपने दिखा रखा था कि आपने 10 लाख का सामान खरीदा, तो आपकी परचेजेस आ रही होंगी 10 लाख. उसमें से 1 लाख का सामान चोरी हो गया, उसमें से 1 लाख का सामान चोरी हो गया, तो एक नया अकाउंट क्रिएट होता है अब नॉर्मल लॉसेस का. तो अगर चोरी हुआ है तो लॉस बाय थेफ्ट, आग लगी है तो लॉस बाय फायर. पर टोटल सामान आपका 10 लाख का था, आपके परचेजेस का एक्सपेंस आ रहा था 10 लाख, जिसमें से 1 लाख का सामान चोरी हो गया. तो आपने कहा मेरा लॉस हुआ है 1 लाख का, लॉस बाय थेफ्ट. तो 10 लाख परचेजेस, 1 लाख का लॉस बाय थेफ्ट, तो टोटल 11 लाख का सामान था भी क्या? सामान तो 10 लाख का ही था. 10 लाख में से 1 लाख का सामान आपका चोरी हुआ था, तो क्या करेंगे आप? परचेजेस में से रिवर्स कर देंगे और उसको कौन से एक्सपेंस में दिखा देंगे? जो भी आपका लॉस हुआ है. लॉस बाय फायर तो लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट तो लॉस बाय थेफ्ट. तो जब भी कोई लॉस होगा तो सबसे पहले एंट्री क्या होगी एट द टाइम ऑफ लॉस? लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय एक्सीडेंट. जो भी आपका लॉस हुआ डेबिट हो जाएगा. क्यों? आपके खर्चे बढ़ गए, नुकसान हुआ आपका. तो परचेजेस अकाउंट, परचेजेस अकाउंट क्यों क्रेडिट हो रहा है? उतने एक्सपेंसेस आपके रिवर्स हो गए. सर रिवर्स कैसे हो गए? दोबारा सुन लो कहानी. आपने सामान खरीदा होगा फॉर एग्जांपल 10 लाख का, तो आपने परचेजेस डेबिट करे होंगे 10 लाख. तो परचेज डेबिट मतलब बिजनेस में कुछ सामान खरीदा, बेचेंगे, बट उसमें से अगर 1 लाख का सामान चोरी हो गया तो क्या बेच पाओगे? नहीं. तो अब आप एक नया लॉस दिखाना चाहते हो, लॉस बाय थेफ्ट, बट टोटल सामान तो 10 लाख का ही है. अब आप लॉस बाय थेफ्ट भी दिखा दोगे बिना परचेजेस को रिवर्स करे, तो टोटल आपके एक्सपेंसेस 11 लाख हो जाएंगे. क्या 11 लाख का सामान था भी आपके पास? नहीं. तो बेटर प्रेजेंटेशन के लिए हम परचेजेस में से उसको रिवर्स करते हैं कि नहीं नहीं ये सामान तो बिजनेस में यूज ही नहीं हो पाया, तो परचेजेस में से इतना रिवर्स. जैसे कि अगर ओनर विड्रॉ करता था, गुड्स विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, तो ड्रॉइंग्स टू परचेजेस, goods given away as charity, charity to purchases, goods distributed as free samples, advertisement account debited to purchases. तो जो सामान आपने खरीदा लेकिन बिजनेस में यूज ही नहीं हो पाया, तो इसलिए उसको रिवर्स किया जाता है परचेजेस से. एंट्री का लॉजिक समझ आ गया? लॉस बाय फायर और थेफ्ट और एक्सीडेंट डेबिटेड टू परचेजेस अकाउंट. क्लियर? तो पहले तो ये एंट्री होगी ही होगी, गुड्स इंश्योर्ड हो या अनइंश्योर्ड हो, सबसे पहले तो यही एंट्री होगी. अब इट डिपेंड्स कि गुड्स इंश्योर्ड थे या अनइंश्योर्ड थे.
लॉस हो चुका है। कौन सा लॉस? अब नॉर्मल लॉस। अब दो चीजें हो सकती हैं, एक if the goods are uninsured, if the goods are uninsured, अगर गुड्स अनइंश्योर्ड हैं तो पूरा का पूरा लॉस कौन बेयर करेगा? बिजनेस को बेयर करना पड़ेगा। द एंटायर लॉस will be borne by the business entity. The entire loss will be borne by the business entity. दूसरा केस क्या हो सकता है? If the goods are insured, अगर गुड्स इंश्योर्ड है तो दो चीजें हो सकती हैं कि claim accepted by the insurance company in full, मतलब जितना भी आपका नुकसान हुआ पूरा का पूरा इंश्योरेंस क्लेम आप कंपनी ने एडमिट कर दिया। और एक केस हो सकता है क्लेम एक्सेप्टेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी पार्टली। जब भी आपका कोई लॉस होता है, आप इंश्योरेंस क्लेम के लिए फाइल करते हैं, तो क्या कंपनी 100% आपको क्लेम दे देती है? हो सकता है दे दे, हो सकता है ना दे। तो अगर पूरा दिया तो क्या होगा, अगर पूरा नहीं दिया तो क्या होगा? डिफरेंट डिफरेंट केस है, डिफरेंट डिफरेंट एंट्रीज पास होंगी। चीज बहुत सिंपल सी है बट बड़ी इंटरेस्टिंग है। पहले आती है कॉमन एंट्री, लॉस बाय फायर और थेफ्ट और एक्सीडेंट अकाउंट डेबिटेड टू परचेजेस। गुड्स इंश्योर्ड हो या अनइंश्योर्ड हो, पहले तो ये एंट्री पास हो जाएगी। उसके बाद आपने देखना है कि गुड्स इंश्योर्ड थे या अनइंश्योर्ड थे। अगर कुछ मेंशन नहीं है क्वेश्चन में तो ऑब्वियस सी बात है कि अनइंश्योर्ड थे गुड्स। तो अगर गुड्स अनइंश्योर्ड थे तो पूरा का पूरा लॉस कौन बेयर करेगा? बिजनेस एंटिटी। तो उसकी एंट्री क्या हो जाती है? लॉस विल बी ट्रांसफर्ड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू लॉस बाय जो भी था आपका, हम थेफ्ट ले रहे हैं। जो भी लॉस हुआ वो पूरा का पूरा कहाँ ट्रांसफर हो गया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कब बनता है? बचपन में सीखा था हमने अकाउंटिंग प्रोसेस में, समराइजिंग एट द एंड ऑफ द ईयर। जब समराइजिंग हो रही है इनकम स्टेटमेंट्स में बनता था ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिमेंबर? तो जब बुक्स क्लोज होती हैं तो जो भी अगर आपको कोई ऐसा लॉस हुआ है और गुड्स अनइंश्योर्ड थे तो पूरा का पूरा लॉस आपको ही बेयर करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। कोई भी डाउट? समझ आ रहा है क्या हो रहा है? कुछ पूछना चाहते हो? कम हुए एक्सपेंसेस? कम नहीं हुए, एसेट्स कम नहीं हुए बेटा। जो सामान आपने खरीदा था वो बिजनेस में यूज नहीं हो पाया। जब हम गुड्स खरीदते हैं तो हम उसको परचेजेस में दिखाते हैं, स्टॉक में। एसेट है या एक्सपेंसेस हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन में एसेट थे, क्योंकि वहां लिमिटेशन थी कि एक्सपेंसेस की कोई कैटेगरी नहीं है तो उसको, और हर लाइन के बाद हम इक्वेशन क्लोज कर रहे हैं तो वहां पे स्टॉक को एसेट्स की तरह ट्रीट करा जाता है जो सामान खरीद रहे हैं। बट एक्चुअल अकाउंटिंग में तो हमने सीखा कि जो हम सामान खरीदते हैं वो परचेजेस अकाउंट में जाता है, एंड परचेजेस इज एन एक्सपेंस। तो आपने कुछ सामान खरीदा था जो आप बिजनेस में यूज नहीं कर पाए, जो आप बिजनेस में यूज नहीं कर पाए, इसीलिए रिवर्स हो गया वहां से, वो करेक्ट लॉस में चला गया। कौन से लॉस में? लॉस बाय फायर। उसके बाद आपने देखना था गुड्स इंश्योर्ड है या अनइंश्योर्ड है। अगर गुड्स अनइंश्योर्ड है तो पूरा का पूरा लॉस बिजनेस एंटिटी को बेयर करना पड़ेगा। उसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू लॉस बाय थेफ्ट। कोई भी डाउट अभी तक? अब अगर गुड्स इंश्योर्ड थे तो आपको कैसे पता चलेगा कि आपका पूरा क्लेम एडमिट हुआ कि नहीं हुआ? आप जैसे ही लॉस होता है आप तो इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करोगे कि एक्सीडेंट हो गया या चोरी हो गई, कुछ भी हो गया। तो इसमें स्टेजेस होते हैं। स्टेज 1, व्हेन क्लेम इज लॉन्च्ड और फाइल्ड विद द इंश्योरेंस कंपनी।
तो आप इंश्योरेंस कंपनी को तो बताओगे ना मेरा कितना नुकसान हो गया, आप तो मन ही मन चाहोगे कि पूरे पैसे मिल जाएं। तो उस चीज की एंट्री क्या होती है, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू लॉस बाय थेफ्ट एटसेट्रा, जो भी लॉस हुआ। तो आपने इंश्योरेंस कंपनी को बोला कि यार आप मेरे पैसे दोगे, ये मैंने क्लेम सबमिट कर दिया है। इंश्योरेंस कंपनी आपके लिए एसेट्स बढ़ गए। एसेट्स क्यों बढ़ गए, आपके लिए एक तरह से रिसीवेबल्स है, आपने इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लेने हैं, यस और नो। ये किस चीज की एंट्री है, व्हेन द क्लेम इज लॉज्ड विद द इंश्योरेंस कंपनी। तो हमने क्लेम फाइल कर दिया, अब कंपनी अपना इन्वेस्टिगेशन करेगी कि इसमें आपका कोई नुकसान, आपकी कोई गलती हो, कोई पता चल जाए कि किसी तरीके से ऐसा पता चल जाए कि आपने कोई गलती करी है। स्पाइडरमैन इज हियर। इंश्योरेंस कंपनी में क्लेम फाइल कर चुके थे हम, तो अब इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, उनके सर्वेयर्स आएंगे, वो देखेंगे कि क्या हुआ, आपकी कोई गलती तो नहीं थी। पूरी कोशिश करते हैं कि आपकी किसी गलती की वजह से आग लगी होगी और किसी तरीके से क्लेम रिजेक्ट हो जाए। करते कि नहीं करते पूरी कोशिश, बट हमें तो हर सिचुएशन की एंट्री पास करनी आनी चाहिए, हमें और किसी चीज से मतलब नहीं। तो पहला, इफ द क्लेम स्टेज 2 acceptance of claim by the company, कंपनी ने क्लेम एक्सेप्ट किया, ओके। इफ द क्लेम इज एक्सेप्टेड इन फुल, कंपनी ने आपको पूरे पैसे दे दिए, तो आपको पैसे मिले होंगे, बैंक और कैश अकाउंट डेबिटेड टू इंश्योरेंस कंपनी। कितने अमाउंट से एंट्री पास होगी, फुल अमाउंट ऑफ लॉस, यस और नो। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इफ द क्लेम is accepted partly, if the claim is accepted partly, तो उन्होंने कुछ क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, कुछ रिजेक्ट कर दिया। तो जितना क्लेम एक्सेप्ट कर लिया, वैसे इंश्योरेंस की एंट्री सारी बैंक से करनी चाहिए, बट स्टिल बैंक और कैश अकाउंट डेबिटेड, कितना क्लेम एक्सेप्टेड, जितना क्लेम एक्सेप्ट हो गया उतने तो पैसे मिल गए आपको। जितने नहीं मिले वो आपका लॉस हुआ, वो कहां चला जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्या आ जाएगा यहाँ पे, क्लेम रिजेक्टेड, क्लेम रिजेक्टेड टू इंश्योरेंस कंपनी। लॉस हुआ, पहली एंट्री लॉस बाय फायर टू परचेजेस, डिपेंड करता है कि गुड्स इंश्योर्ड है या अनइंश्योर्ड है। गुड्स अनइंश्योर्ड है तो पूरा का पूरा लॉस कंपनी को बेयर करना पड़ेगा, एंट्री हो गई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू लॉस बाय फायर। कोई भी डाउट, तो दो ही एंट्रीज होंगी अगर गुड्स अनइंश्योर्ड हैं तो। अगर गुड्स इंश्योर्ड हैं तो पहले आप अपना क्लेम लॉन्च करोगे, तो जब आपने क्लेम लॉन्च करा तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू लॉस बाय, तो लॉस तो आपने रिवर्स कर दिया, अब आप इंश्योरेंस कंपनी से पैसे रिकवर करेंगे। अब इंश्योरेंस कंपनी की मर्जी है कि वो आपको पैसे दें या ना दें, वो पूरा इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तो उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी और आपके पैसे बनते थे, तो आपको पूरा का पूरा पैसे दे देंगे। तो पैसे आए कैश और बैंक टू इंश्योरेंस कंपनी। जब तक नहीं आते पैसे, इंश्योरेंस कंपनी हमारे एसेट्स में दिखाते हैं, रिसीवेबल्स में। इफ द क्लेम इज एक्सेप्टेड पार्टली, तो जितने पैसे आए वो कैश और बैंक में, जितने नहीं आए वो आपका लॉस हो गया। जैसे पहले पूरा का, जब गुड्स अनइंश्योर्ड थे तो पूरा का पूरा लॉस आपने बेयर किया था, तो पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला गया था। अब अगर पार्टली क्लेम एक्सेप्ट हो गया तो जितना नहीं हुआ वो आपका लॉस आपको बेयर करना पड़ेगा, तो सिर्फ उतना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। जब गुड्स इंश्योर्ड है तो 3 स्टेप्स होते हैं, पहले तो नुकसान हुआ, लॉस बाय फायर टू परचेजेस, फिर आपने इंश्योरेंस कंपनी के साथ क्लेम लॉन्च करा, इंश्योरेंस कंपनी टू लॉस बाय फायर और थेफ्ट, फिर उसके बाद पैसे मिले या नहीं मिले वो एक कंपाउंड एंट्री पास हो जाएगी। जितने पैसे मिले वो बैंक में, जितने नहीं मिले वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये जो क्लेम लॉन्च करने की एंट्री और क्लेम मिलने की एंट्री, कुछ बुक्स में इसको कंबाइन करके भी दिखाते हैं, तो वो नेट इंपैक्ट सेम रहता है, वो भी मैं आपको करके दिखा दूंगा। चलो, इंपॉर्टेंट है तो सेम कहानी एक बार दोबारा, ठीक है ना, आपका ही रिवाइज हो जाएगा।
तो सबसे पहली एंट्री तो क्या होगी, लॉस बाय फायर टू परचेजेस, गुड्स इंश्योर्ड हो या अनइंश्योर्ड हो, ये एंट्री तो पास होगी ही होगी, इसमें कोई डाउट? ठीक है, अब मान लेते हैं कि गुड्स अनइंश्योर्ड थे, तो अगर गुड्स अनइंश्योर्ड थे तो पूरा का पूरा लॉस कौन बेयर करेगा, बिजनेस एंटिटी, तो एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू लॉस बाय फायर। कोई भी डाउट? ये एंट्री कब पास होती है, दिस एंट्री इज पास्ड एट द टाइम ऑफ क्लोजिंग। आप तो जर्नल बना रहे हो तो आप तो साथ साथ ही कर दोगे, बट मैं वैसे बता रहा हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता ही कब है, एट द एंड ऑफ द ईयर, यस और नो? तो ये क्लोजिंग एंट्री होती है, बट आप तो जर्नल में आएगा तो आपको तो उसी टाइम पास करनी है। आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहाँ से आ गया। सॉरी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट। अब ये रियल नॉमिनल पर्सनल होता है ट्रेडिशनल अप्रोच के हिसाब से, और आपने अभी सिर्फ और सिर्फ करी है मॉडर्न अप्रोच। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसलिए डेबिट होता है क्योंकि उसका नेचर है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का रूल होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इसलिए डेबिट हुआ, उसका नेचर ऐसा है। एनी अकाउंट प्रिपेयर्ड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस इज अ नॉमिनल अकाउंट, और नॉमिनल अकाउंट में डेबिट करते हैं सारे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट करते हैं सारे इनकम्स एंड गेन्स। करेंगे हम बाद में, लेकिन अभी क्योंकि जर्नल की जल्दी है, कुछ स्कूल में लेजर भी आ रहा है, इसीलिए मुझे जर्नल पे आना पड़ा रूल्स के साथ मॉडर्न अप्रोच करके। एक्सीडेंट से पहले नो, इंश्योरेंस कराना इस पूरी कहानी में उसका कोई लेना देना नहीं है। इंश्योरेंस तो आपने करा रखी है ऑलरेडी, इंश्योरेंस तो ऑलरेडी करा रखे है, तभी तो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करा होगा ना। अब एक्सीडेंट हो गया, तो अब जब एक्सीडेंट हो गया तो क्या स्टेजेस होंगे, पहले तो लॉस तो हो गया, तो पहले तो आप लॉस मान लो, परचेजेस रिवर्स कर दो, उसके बाद अगर गुड्स अनइंश्योर्ड है तो पूरा का पूरा लॉस बिजनेस बेयर करेगा। ये एंट्री क्लियर है, P&L अकाउंट डेबिटेड टू लॉस बाय फायर। अब अगर गुड्स इंश्योर्ड है तो जैसे कोई नुकसान होगा तो अब आप रिपोर्ट करोगे ना कंपनी को, तो उसे कहते हैं क्लेम लॉन्च करना। आपको इंश्योरेंस क्लेम फॉर्म भरना पड़ता है, तो आप क्लेम फाइल कर रहे हो। तो when the claim is lodged or filed with the insurance company, तो एंट्री हुई इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिटेड टू लॉस बाय फायर। तो ये इंश्योरेंस कंपनी डेबिट क्यों हुई, आपके एसेट्स बढ़ गए, रिसीवेबल्स है एक तरह से, आपसे आपने पैसे लेने हैं। अब उसके बाद आपकी मर्जी तो नहीं होगी, अब तो इंश्योरेंस कंपनी सर्वे करेगी। इफ द कंपनी एक्सेप्ट्स द एंटायर क्लेम, तो आपको पूरे पैसे मिल गए बैंक टू इंश्योरेंस कंपनी। इफ द कंपनी एक्सेप्ट्स ओनली पार्ट ऑफ द क्लेम, तो एंट्री हो जाएगी जितने पैसे मिले वो बैंक में, जितने नहीं मिले वो आपका लॉस हुआ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चला जाएगा टू इंश्योरेंस। तो क्या था ये, ट्रीटमेंट ऑफ अबनॉर्मल लॉसेस की पूरी कहानी भी समझ आया। लास्ट क्लास में जल्दबाजी में नहीं कराना चाहता था, आराम से डिस्कस करके, ताकि अभी आप 2-4 क्वेश्चन भी करेंगे तो कॉन्सेप्ट साथ के साथ हो जाएगा। इजी है, डिस्काउंट इससे 5 टाइम्स है, तो इसका डिफिकल्टी लेवल उतना नीचे है, बट यस इट इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक। केसेस हो सकते हैं इसमें मजेदार, बट एंट्रीज इतनी ही है, इसके बाहर नहीं हो सकती।